अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी डिफरेंट फंक्शंस ऑफ एमनियोटिक सैक। इसके अलावा हमने प्लेसेंटा के बारे में देखा था, एम्बिलिकल कॉर्ड के फंक्शन के बारे में देखा कि इन चीज़ों के फंक्शंस क्या होते हैं। जो एमनियोटिक सैक के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसके बारे में हमने देखा था कि उसका फंक्शन जो है वो क्या है। उसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो एक चीज़ हमने देखी थी कि मदर का ब्लड और फीटस का ब्लड जो है वो अलहदा क्यों होते हैं, सेपरेट होने की वजह क्या है। तो उसकी वजह में दो हमने रीज़न्स देखी थी, दो वजह देखी थी। पहली ये कि मदर का ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है, तो अगर तो मदर और फीटस का ब्लड इकट्ठा होगा तो मदर का जो ब्लड प्रेशर है वो फीटस को किल कर देगा। इतना हाई ब्लड प्रेशर जो है वो फीटस के लिए सूटेबल नहीं है। और सेकंड हमने जो रीज़न देखी थी वो ये थी कि अगर मदर का ब्लड ग्रुप सिस्टम कुछ और है और बेबी का कुछ और है तो फिर जो है वो दोनों की जो ब्लड सेल्स हैं दोनों के वो ग्लूटिनेट हो जाएंगे, वो जम जाएंगे, जिससे फीटस की डेथ काज हो सकती है। ठीक है, तो इस वजह से दोनों का ब्लड जो है वो अलग-अलग रहता है, आपस में मिक्स नहीं होता। उसके बाद प्लेसेंटा के हमने फंक्शन देखे थे। प्लेसेंटा जो है वो एक तो न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है, न्यूट्रिएंट्स को जो है वो लेकर जाता है टूवर्ड द बेबी, ऑक्सीजन को लेकर जाता है टूवर्ड द बेबी, और बेबी से जो वेस्ट है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, उनको वापस लेकर आते हैं। इसके अलावा मदर की बॉडी से कुछ एंटी बॉडीज़ होती हैं जो बेबी को डिफरेंट डिजीज़ से बचाती हैं, वो बेबी तक पहुँचाते हैं। इसके अलावा प्लेसेंटा एक हार्मोन सक्रीट करता है दैट इज़ कॉल्ड प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन जो है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में क्या करता है, हेल्प करता है। अम्बिलिकल कॉर्ड दैट इज़ अ कॉर्ड विच कंटेन द अम्बिलिकल वेन एंड अम्बिलिकल आर्टरी। देयर आर टू अम्बिलिकल आर्टरीज. These arteries carries the deoxygenated blood and the metabolic waste products from fetus to the mother. And the other one umbilical vein. There is only one umbilical vein. There are two umbilical arteries and one umbilical vein. The vein here carries the oxygenated blood and the food substances including glucose, amino acid to the fetus, from mother to fetus. At the end of the lecture we discussed about the amniotic sac and amniotic fluid. amniotic sac जो है वो क्या है, एक सैक है जिसके अंदर बेबी रहता है और सैक के अंदर फ्लूइड है जिसमें बेबी जो है वो फ्लोट कर रहा है। तो ये फ्लूइड जो है वो बेबी को प्रोटेक्शन देता है रगड़ से, फ्रिक्शन से, इंजरी से और बर्थ के दौरान जो है ये विजाइना को जो है लुब्रिकेट करता है ताकि बेबी जो है वो ईज़िली बॉडी से बाहर जो है वो रिलीज़ हो जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास उसमें हम देखते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के एसटीडीज़ जो होती हैं कौन कौन सी हैं। सम डिजीज़ में स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स। अ डिजीज़ स्प्रेड और ट्रांसमिटेड इन दिस वे इज़ कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ और एसटीडी। तो ऐसी डिजीज़ जो सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलती है उसको हम एसटीडी कहते हैं। इसमें हम देखें एसटीडीज़ आर कास्ड बाय बैक्टीरिया और वायरसेस। बैक्टीरिया या वायरसेस जो हैं ये डिजीज़ काज करती हैं। ठीक है, द बैक्टीरिया और वायरस कैरिड इन द ब्लड स्ट्रीम ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन मे बी ट्रांसमिटेड टू एन अनइन्फेक्टेड पर्सन थ्रू सीमन और थ्रू द फ्लूइड इन द विजाइना। अब एक पर्सन फॉर एग्जांपल जो मेल है उसके अंदर कोई डिज़ीज़ है, फीमेल के अंदर नहीं है, उसकी जो वाइफ है उसके अंदर नहीं है, तो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स मेल की बॉडी से जो सीमन निकलता है उस सीमन के ज़रिए बैक्टीरिया या वायरस फीमेल की बॉडी में चले जाएंगे। या अगर फीमेल की बॉडी में कोई डिज़ीज़ है तो उसके विजाइना में जो फ्लूइड रिलीज़ होता है उस फ्लूइड के ज़रिए वो बैक्टीरिया वायरसेस जो है वो मैन के अंदर एंटर हो जाते हैं। ठीक है, तो उसकी जो है वो यूरिनरी ट्रैक के ज़रिए जो है मैन के अंदर एंटर हो जाते हैं। द एसटीडीज़ में आल्सो भी ट्रांसमिटेड थ्रू डायरेक्ट स्किन कॉन्टैक्ट, स्किन के कॉन्टैक्ट से हो सकता है। व्हेन ब्लड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन गेट इनटू द ब्लड स्ट्रीम ऑफ एन अनइन्फेक्टेड पर्सन, कि किसी पर्सन ने दूसरे से ब्लड लिया है, उस ब्लड के अंदर कोई बैक्टीरिया वायरस थे तो वो जो है वो डिज़ीज़ को फैलाने में जो है उसके रीज़न बनेंगे। एसटीडीज़ कैन रिजल्ट इन इरिवर्सिबल फिजिकल डैमेज और इवन डेथ। एसटीडीज़ की वजह से आपकी फ़िज़िकल जो बॉडी है उसके अंदर कोई ऐसा डैमेज हो सकता है जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, या इवन इससे डेथ भी हो सकती है सीरियस केसेस में। एक बहुत ही जो सीरियस डिजीज़ है दैट इज़ कॉल्ड एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, अब इसके नाम पे ज़रा गौर करें। एक्वायर्ड कि हम इसको जो है सेक्सुअली किसी दूसरे पर्सन से एक्वायर कर सकते हैं, हमें खुद ये डिज़ीज़ नहीं हो सकती। इसका वायरस जो है वो इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन में जाता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स और ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन और अदर वेज जिसको हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो एक्वायर्ड का मतलब तो ये है कि हमने किसी दूसरे बंदे से इस डिज़ीज़ को गेन करते हैं। ठीक है, थ्रू द पॉसिबल वेज वो हम देखते हैं। उसके बाद इम्यूनो डेफिशिएंसी। ठीक है, इसमें आपका इस डिज़ीज़ में आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। ठीक है,
इम्यून डेफिशिएंसी, वही बात है कि इम्यून सिस्टम आपका क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। और जब इम्यून सिस्टम वीक होगा तो आपकी बॉडी पर डिफरेंट टाइप की डिजीज़ हैं वो अटैक करना शुरू कर देंगी। अब देखें, जब एक डिज़ीज़ हो तो उसकी सिम्टम्स शो होती हैं, जब कोई दूसरी डिज़ीज़ हो जाए उसकी भी सिम्टम शो होंगी, तीसरी डिज़ीज़ हो जाए उसकी भी सिम्टम शो होंगी। तो जब इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया है तो बहुत ज़्यादा डिजीज़ आपकी बॉडी पर अटैक करती हैं, जिसकी वजह से आपको ग्रुप ऑफ सिम्टम्स शो होते हैं। तो उन ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को हम कहते हैं वो क्या है, सिंड्रोम। कि जब एक से ज़्यादा डिजीज़ के सिम्टम्स शो होना शुरू हो जाएँ तो वो फिर सिम्टम्स नहीं रहते, वो एक्चुअली क्या रहती हैं, सिंड्रोम बन जाती है। Acquired immunodeficiency syndrome is most widely known STD caused by the virus called human immunodeficiency virus। तो ये कॉमन जो है वो STD है, वाइडली स्प्रेड है, और किस वायरस की वजह से होती है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ऐसा वायरस जो ह्यूमन के अंदर इम्यून सिस्टम को वीक कर दे, ठीक है। द टर्म एड्स रेफर टू द मोस्ट एडवांस्ड स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन। जब HIV का इन्फेक्शन बहुत सीरियस हो जाता है तब हम उसको एड्स का नाम देते हैं। HIV डिस्ट्रॉय द ब्लड इम्यून सिस्टम, आपकी बॉडीज़ इम्यून सिस्टम, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है। द सिस्टम डेट प्रोटेक्ट अ पर्सन अगेंस्ट इन्फेक्शंस। नॉर्मली व्हेन अ फॉरेन पार्टिकल सच एज अ बैक्टीरिया और वायरस एंटर आवर ब्लड स्ट्रीम, आवर वाइट ब्लड सेल्स आर एबल टू आइडेंटिफाई दैम। ठीक है, अब सबसे पहले होता क्या है कि अगर आपकी बॉडी में कोई वायरस या बैक्टीरिया एंटर हो जाता है तो आपकी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स। वो लिम्फोसाइट्स हैं वो उस फॉरेन सब्सटेंसेस बैक्टीरिया वायरस को डिटेक्ट करते हैं और उसको किल कर देते हैं। ठीक है, लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज़ बनाते हैं और उससे जो है वायरस बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। द लिम्फोसाइट्स आर देन स्टिमुलेटेड टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ टू डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया। नॉर्मल प्रोसेस तो ये होता है। इन दिस वे आवर इम्यून सिस्टम प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट मैनी डिजीज़। ठीक है, अब ये नॉर्मल सिस्टम है। अब अगर आपके जो है लिम्फोसाइट ही ख़त्म हो जाएं तो फिर आपकी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो भी नहीं बनेंगी, तो जो बैक्टीरिया वायरस आपकी बॉडी में गया है वो डिजीज़ काज करना शुरू कर देगा। द एड वायरस एक्ट बाय डिस्ट्रॉइंग द इन्फेक्टेड पर्सनस इम्यून सिस्टम। ठीक है, इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है, लिम्फोसाइट को डिस्ट्रॉय करता है। द बॉडी इज़ अनएबल टू प्रोड्यूस सफिशिएंट एंटीबॉडीज़ टू प्रोटेक्ट द पर्सन अगेंस्ट मैनी डिजीज़। देयरफॉर इन्फेक्शन विच आर नॉर्मल माइल्ड में प्रूव टू बी फीटल। अब ऐसे बीमारियां जो नॉर्मल होती हैं जिससे कोई इतना ख़तरा नहीं होता, तो एड्स के पर्सन के अंदर वो छोटी छोटी बीमारियां भी डेथ काज कर सकती हैं। ठीक है, साइंस और इसके सिम्टम्स क्या हैं। ठीक है, इट मे टेक मंथ्स टू ईयर्स बिफोर HIV इन्फेक्शन डिवेल्प। ठीक है, ये इन्फेक्शन को सीरियस होते होते काफ़ी टाइम लग जाता है इनटू एड्स। ठीक है, तो HIV जो इन्फेक्शन है उसको एड्स में कन्वर्ट होते होते महीने और साल भी लग सकते हैं। साइन और सिम्टम्स क्या हैं, क्रोनिक और परसिस्टेंट फीवर। ठीक है, या तो लगातार फीवर रहता है या बहुत अरसे से जो है रिपीटेडली फीवर होता है, आराम आ जाता है फिर फीवर हो जाता है। सवेर डायरिया, बहुत ज़्यादा डायरिया होता है लास्ट मंथ में। निमोनिया होता है। ठीक है, इसके अलावा कैपोसिस सार्कोमा। ठीक है, और कैंसर ऑफ द ब्लड वेसल। कैपोसिस सार्कोमा ये भी जो है ब्लड वेसल्स की एक डिज़ीज़ है। ठीक है, तो इसको हम जो है या फिर कैंसर ऑफ ब्लड वेसल्स हैं, ये भी इसकी जो है वो सिम्टम्स में आ सकते हैं। ब्रेन इन्फेक्शन होता है, आपका ब्रेन ठीक से काम नहीं करता। वाइड स्प्रेड ट्यूबरकुलोसिस, TB जो लंग्स की डिज़ीज़ है। ठीक है, अफेक्टिंग मैनी अदर ऑर्गन्स एट द सेम टाइम, बहुत से ऑर्गन्स है वो उसी टाइम में इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं। इट इज़ अ डिज़ीज़ विच विद मैनी साइंस। ठीक है, अकरिंग एट द सेम टाइम। ठीक है, सेम टाइम बहुत ज़्यादा सिम्टम्स आपको शो हो रही हैं। दिस इज़ कॉल्ड अ सिंड्रोम विच मीन्स अ ग्रुप ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स दैट अकर टुगेदर। तो वही बात जो हम पहले देख चुके हैं कि अगर बहुत ज़्यादा सिम्टम्स इकट्ठे शो हो रही हों तो फिर हम उसको सिंड्रोम का नाम देते हैं। विक्टिम ऑफ एड्स यूजुअली डाई विद इन 2 years। सो फार नो क्योर हैज़ बीन फाउंड। तो विद इन 2 years है वो सिम्टम्स की डेथ, जो विक्टिम्स हैं उनकी डेथ हो जाती है, और इस पर कोशिश जारी है कि कोई प्रॉपर जो है वो इसकी वैक्सीन डेवलप हो सके। मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो एड है वो फैलता कैसे। ठीक है, सेक्शुअल इंटरकोर्स ये तो कॉमन है। ठीक है, विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। उसके अलावा शेयरिंग हाइपोडर्मिक नीडल्स, जो इंजेक्शंस होते हैं। ठीक है, वो हाइपोडर्मिक मतलब आपकी स्किन की 3 लेयर्स होती हैं, डर्मस, सबसे ऊपर एपिडर्मिस, उसके बाद डर्मिस और हाइपोडर्मिस। तो जो इंजेक्शंस होते हैं वो मोस्टली जो है वो डर्मिस वाली साइड पर, डर्मिस वाली लेयर में लगते हैं। तो हाइपोडर्मिक नीडल्स ऐसी नीडल्स जो आपकी डर्मिस तक जाती हैं, डीप इनसाइड द डर्मिस जाती हैं और इंजेक्शन जो लगाने में हेल्प करती हैं। तो इन नीडल्स के अंदर जो है वो जब वो नीडल्स लगाई जाती हैं इन्फेक्टेड पर्सन को, तो वायरस इन नीडल के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, तो जो इस नीडल को अगर आप हेल्दी पर्सन पर यूज़ करोगे तो डेफिनेटली ये नीडल के साथ वायरस जो है वो भी आपकी
आपकी बॉडी में जो है वो भी एंटर हो जाएगा इन नीडल्स के साथ। तो इन नीडल्स को जो है वो सेम नीडल्स को मत यूज़ करना चाहिए। व्हेन ड्रग एडिक्ट्स शेयर देयर नीडल्स यूज्ड फॉर टैटूइंग, एक्यूपंक्चर और ईयर पियर्सिंग, ठीक है, टैटू बनाने के लिए, एक्यूपंक्चर के लिए, सुराख करने के लिए किसी भी एरिया में, जैसे कान में जो है वो सुराख करते हैं उसमें, तो अगर वो सेम नीडल्स को यूज़ किया जाएगा तो उससे भी ये डिज़ीज़ फैल सकती है। उसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कि जो ब्लड हम देते हैं, ठीक है, तो ब्लड को पहले देने से पहले स्क्रीन किया जाता है, ठीक है, देखा जाता है कि उसमें कोई वायरसेस बैक्टीरिया तो ऐड नहीं है। तो अगर उनमें कोई वायरसेस बैक्टीरिया हों तो उसको पहले ब्लड को साफ़ किया जाता है, देन उस ब्लड को डोनेट किया जाता है। तो अगर ब्लड प्रॉपर स्क्रीन नहीं हुआ तो फिर भी वो वायरस या बैक्टीरिया को कैरी करने का एक जो है वेक्टर बन सकता है, एक ज़रिया बन सकता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द वायरस में बी पास फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस। तो प्रेगनेंसी के दौरान जो वायरस है वो मदद से फीटस के अंदर जा सकता है। अब एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि जो एड्स है ये इन चीज़ों से नहीं फैलती, टॉयलेट सीट से, डोर नॉब से, जो दरवाजे के हैंडल होते हैं, कफ खांसी से, स्विमिंग पूल से या मॉस्किटो, इन चीज़ों के ज़रिए HIV एक बॉडी से दूसरी बॉडी में एंटर नहीं होता। प्रिवेंशन हम क्या क्या कर सकते हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं जिनसे हम जो है वो एड्स से बच सकते हैं। सबसे पहले कीप टू वन सेक्स पार्टनर और डू नॉट हैव सेक्स। अगर तो आपको जो है वो शक है कि आपके पार्टनर में एड्स है तो कोशिश करें कि अवॉइड करें सेक्स को। और अगर दोनों जो है वो मियाँ बीवी में जो है वो एड्स HIV वायरस आ गया हुआ है देन कोशिश करें कि मल्टी मैरिजेज जो है वो ना करें, ठीक है, एक से ज़्यादा जो है सेक्स पार्टनर्स को इन्वॉल्व ना करें। Males should wear a condom if they are not sure whether their partner or themselves are infected with AIDS. This reduce the risk of infection. तो condom यूज़ करें, उससे जो है वो जो सीमन है वो भी फीमेल की बॉडी को टच नहीं करेगा और जो विजाइना की सिक्रीशंस हैं वो भी जो है वो मेल की बॉडी तक टच नहीं होंगी। तो इससे जो है वो आप बच सकते हैं HIV वायरस के से कंटामिनेट होने से। Do not abuse drugs. Over use of drugs and misuse of drugs is called the abuse of drugs. तो ड्रग्स को मिसयूज़ ना करें। ड्रग एडिक्ट्स जो हैं वो अपनी सरेंजेस नीडल्स शेयर करते हैं तो उससे प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं स्किन को जो है वो ब्रेक करने के लिए, जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर सकते हैं जिससे ख़तरा है कि स्किन ब्रेक हो सकती है, फॉर एग्जांपल रेज़र्स या टूथ ब्रशेस, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको शेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। रेज़र्स हैं वो मोस्टली जो आप पार्लर्स पे जाते हैं तो वहाँ पर एक सेम रेज़र होता है, उसी से जो नाई है वो सबकी जो है वो ख़त कर रहा होता है, कटिंग कर रहा होता है। तो कोशिश करें कि अपना रेज़र जो है वो स्पेसिफिक लेकर जाएँ, ठीक है, तो उससे जो है वो आप वैसे भी काफ़ी अदर स्किन डिजीज़ से जो है वो बच सकते हैं। टूथ ब्रशेज़ अपने कभी भी शेयर नहीं करें। और ऐसे अगर आपने जो है वो ईयर पियर्सिंग करवानी है, कान में सुराख करवाना है, टैटू बनाना है, तो ऐसे बंदे के पास जाएं जो रिलायबल हो। रिलायबल ऑपरेटर्स जिस तरह कान जो सुराख करें, जो टैटूइंग करें, जो इंस्ट्रूमेंट्स को पहले स्टेरिलाइज़ करें। स्टेरिलाइज़ का मतलब होता है कि किसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर से किसी भी किस्म की लाइफ को रिमूव करवा देना, ठीक है, कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई भी जो है वो सिरिंज है, कोई भी नीडल है, कोई भी जो है वो नाइफ़ है, तो उसके ऊपर से हर किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करवाना, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन में हम डिफरेंट प्रोसेस यूज़ करते हैं, डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं, जिसमें मॉइस्ट हीट भी आती है या हम ड्राई हीट को यूज़ करते हैं, जो भाप निकलती है, स्टीम के ज़रिए जो है स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो इन डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए जो है स्टेरिलाइजेशन की जाती है और इंस्ट्रूमेंट्स को साफ़ किए जाते हैं। सर्जरी के बाद जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको भी स्टेरिलाइजेशन के थ्रू ही साफ़ किया जाता है। तो यहाँ तक आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर जो है वो कुछ टॉपिक्स हम स्टार्ट करेंगे, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इसमें जो की आइडियाज़ हैं इनको आपने रीड करना है, जो साइड बॉक्सेस हैं उनको रीड करें और उनमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं।